नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों की नींद चुनाव के समय ही खुलती है, खासकर विपक्षी नेताओं और उनसे जुड़े लोगों और कंपनियों के मामले में? हम ये सवाल दरअसल आपसे क्यों पूछ रहे हैं, इसका पूरा सच आज आपको हमारे इस शो में मिलने वाला है। कल ईडी ने कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी। पूरी डिटेल हमने आपको दिखाई थी। टीएमसी चीफ और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईडी की इस रेड को अपनी चुनावी स्ट्रेटजी की लूट बताया, तो वहीं ईडी ने इसे सियासत से परे कोयला घोटाले में सबूतों के आधार पर कार्रवाई बताया। तो ऐसे में सवाल यह कि ईडी की बात मान ली जाए, तब भी सवाल यह उठता है कि आखिर ऐन चुनाव से पहले ऐसा कौन सा सबूत ईडी के हाथ लग गया जिससे छापेमारी करनी पड़ी, जबकि मामला है 5 साल पुराना। इन 5 सालों में भी ईडी ने ज्यादातर उसी समय कार्रवाई की जब बंगाल में चुनाव होने वाले होते हैं। और आईपैक के दफ्तर से ईडी ऐसा क्या ले गई है जिससे ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। वहीं दूसरी स्टोरी भी विपक्षी नेताओं पर अदालती कार्रवाई से जुड़ी है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव परिवार पर आरोप तय। अब आगे क्या होगा? जमीन के बदले नौकरी मामले में कैसे बुरे तरीके से फंस गया लालू परिवार, और क्या यह लैंड फॉर जॉब मामला जिससे तेजस्वी यादव का सियासी करियर दांव पर लग गया है? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की 2 तस्वीरों से। एक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की, दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। कोलकाता में कल आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर हुई छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस आज कोलकाता से लेकर दिल्ली तक आक्रामक दिखी। दिल्ली में टीएमसी के 8 सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। टीएमसी के प्रदर्शनकारी सांसद ईडी की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें वहां से हटाने की उन्होंने कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। जब सांसद वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तो दिल्ली पुलिस एक एक को जबरन वहां से उठाकर बस में ले आई और सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया, दोपहर 12 बजे इन्हें छोड़ दिया। वहीं कोलकाता में दूसरी तस्वीर कोलकाता की थी, जहां सीएम ममता बनर्जी आज आक्रामक रही। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतर आई। जादवपुर के 8B बस स्टैंड से लेकर हाजरा तक पैदल मार्च किया। 7 किलोमीटर का था। हाजरा में आकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर ईडी की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি।
आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी, और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हम प्रोटेक्ट करें। तो कल कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ईडी ने आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन से जुड़े 10 ठिकानों पर करीब 12 घंटे तक छापेमारी की थी। अब इसके 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। पहला पक्ष, जो टीएमसी और उसकी चीफ ममता बनर्जी का है कि ईडी आईपैक के दफ्तर में उनकी पार्टी टीएमसी की चुनावी स्ट्रेटजी को चुराने गई थी। दूसरा पक्ष ईडी बता रही है, उसका दावा है कि उनकी यह कार्रवाई किसी राजनीतिक दल को निशाना बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि करोड़ों रुपए का कोयला घोटाला जो हुआ है उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जो जांच है उसका वो हिस्सा थी। यानी ईडी की माने तो कोयला घोटाले का कनेक्शन आईपैक से जुड़ा है, इसलिए छापेमारी उसने की। ईडी ने साफ किया कि इसका मौजूदा किसी चुनाव से कोई लेना देना है नहीं। सुनिए। ईडी मुख्यालय इकाई अनूप मांझी के नेतृत्व वाले कोयला तस्करी गिरोह से जुड़े मामले में पीएमएलए के तहत 10 परिसरों, पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 पर तलाशी अभियान चला रही है। ये गिरोह पश्चिम बंगाल के ईसीएल लीज होल्ड क्षेत्रों से कोयला चोरी और अवैध रूप से खनन करता था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पुलिसकर्मियों और पश्चिम बंगाल प्रशासन के अधिकारियों के आने तक तलाशी अभियान शांतिपूर्ण ढंग से चला। मुख्यमंत्री ने जबरन 2 परिसरों से भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए। यह स्पष्ट किया जाता है कि तलाशी साक्ष्य आधारित है और किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान को लक्षित नहीं करती। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई। तलाशी किसी भी चुनाव से संबंधित नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। तलाशी स्थापित कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार सख्ती से की जा रही। तो ईडी के आरोप तो ठीक है, लेकिन सवाल टाइमिंग पर है, क्योंकि अब से ठीक महीने में 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि आज चुनाव से ठीक पहले ही ईडी को यह याद आया कि कोयला घोटाले में आईपैक है, आईपैक पर कार्रवाई करनी है, छापेमारी करनी है, जबकि यह पूरा मामला तो 2020 का है। 6 साल पहले के मामले में अब एक बार फिर से ईडी एक्टिव हो गई, नींद से जाग गई। पहले आपको पूरा मामला और उससे जुड़ी जो टाइमलाइन है वो समझाते हैं, वो बताते हैं, फिर आपको ईडी की छापेमारी का सियासी कनेक्शन क्या है वो बताएंगे। ये पूरा मामला मूल रूप से 27 नवंबर 2020 को सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें कोयला तस्करी के कथित सरगना अनुज मांझी और अन्य को आरोपी बनाया गया था। इसके एक दिन बाद 28 नवंबर 2020 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल के लीज क्षेत्र से अवैध तरीके से कोयले की खुदाई और चोरी की जा रही है। ये सब आपराधिक तत्व द्वारा ईसीएल, सीआईएसएफ, भारतीय रेलवे और अन्य संबंधित विभागों के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अनूप मांझी नाम का शख्स इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, जो ईसीएल क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और उसकी तस्करी का काम करता था। जांच एजेंसियों का दावा है कि अनूप मांझी सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से ईसीएल के लीज क्षेत्र से अवैध रूप से कोयला निकालकर उसे पश्चिम बंगाल के कई जिलों जैसे बांकुड़ा, बर्धमान और पुरुलिया में फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों को बेचता था।
इसके बाद 2021 के मार्च अप्रैल में ईडी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा समेत कई हाई प्रोफाइल लोगों से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूछताछ शुरू की। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा पर आरोप लगाया गया कि उनके संबंध घोटाले के सरगना अनूप मांझी से थे। इसी बीच 26 मार्च 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को मुख्य आरोपी अनूप मांझी को 6 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अप्रैल 2021 में ईडी ने एक स्पेशल कोर्ट को बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपी ने रुजिरा और उसकी बहन को लंदन और थाईलैंड में काफी बड़ी रकम दी थी। एजेंसी ने यह दावा गिरफ्तार आरोपी अशोक कुमार मिश्रा की और हिरासत मांगते समय किया था। अशोक कुमार मिश्रा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बांकुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे और उन पर सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला का करीबी सहयोगी होने का आरोप था। 16 फरवरी 2022 को ईडी ने घोटाले में शामिल कंपनी राम स्वरूप लौह उद्योग लिमिटेड की 445 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन जब्त कर ली। 20 जुलाई 2022 को सीबीआई ने आसनसोल की विशेष अदालत में पूर्व ईसीएल अधिकारियों और निजी व्यक्तियों, कंपनियों सहित 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 14 मई 2024 को मुख्य आरोपी अनूप मांझी ने वर्षों तक गिरफ्तारी से बचने के बाद आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 21 से 22 नवंबर 2025 को ईडी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में 50 से अधिक स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया और 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और नकदी जब्त की। और अब 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में राजनीतिक परामर्श यानी आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर के घर पर छापेमारी की। ईडी का आरोप है कि इस अवैध कारोबार से कमाई की गई राशि शांख भरी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के जरिए आगे बढ़ाई गई और इसका एक हिस्सा आईपैक तक पहुंचा। ईडी सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले से जुड़े करीब 10 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित रकम हवाला के जरिए आईपैक तक पहुंचाई गई। सूत्रों की माने तो ईडी का दावा है कि आईपैक को यह भुगतान तृणमूल कांग्रेस की ओर से 2022 गोवा विधानसभा चुनाव से परामर्श सेवाओं के बदले किया गया था। बस यहीं से ईडी के राडार पर आईपैक आ गया। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि इस मामले में ईडी या फिर सीबीआई ने जो भी कार्रवाई की है उसमें ज्यादातर समय ऐसा रहा है जब बंगाल में कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है। यही वजह है कि ईडी की कल की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस बार तो सीधे तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ममता बनर्जी के निशाने पर इसलिए भी आ गई क्योंकि ईडी ने जिस आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर के घर पर छापेमारी की वो आईपैक और उनका डायरेक्टर दोनों ही टीएमसी से जुड़े हैं। आईपैक टीएमसी के साथ 2021 से औपचारिक तौर पर जुड़ी हुई है और तभी से ही पार्टी के लिए हर राजनीतिक और चुनावी प्रबंधन का वो काम देखती है। वहीं इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन टीएमसी का सोशल मीडिया हेड करते हैं, बाकायदा उसे हैंडल करते हैं। यानी डायरेक्टर से लेकर पूरी आईपैक की टीम ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए काम करती है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक जैन की अगुवाई वाली ये आईपैक टीएमसी के लिए चुनावी नारों से लेकर पूरा इलेक्शन कैंपेन, स्ट्रेटजी, पार्टी प्रत्याशियों का चयन, इलाके में प्रत्याशियों की सियासी ताकत कितनी है उसका अंदाजा लगाना, सर्वे करवाना, जो सिटिंग विधायक हैं वह उनकी मीटिंग, उनका रिपोर्ट कार्ड, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, तमाम काम जो इलेक्शन से जुड़े हैं वो आईपैक करती है। इतना ही नहीं, ममता सरकार को योजना क्या लानी चाहिए, क्या इंपैक्ट होगा, जमीनी स्तर पर लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी भी रणनीति आईपैक तैयार करती है। माना जाता है कि मौजूदा ममता सरकार ने महिलाओं के लिए जो डायरेक्ट कैश स्कीम लकी भंडार योजना चला रखी है उसके पीछे भी आईपैक का ही आइडिया माना जाता है। यही वजह है जब ईडी की टीम
कल लाउडन स्ट्रीट स्थित आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंची छापेमारी के लिए, तो उसके कुछ ही देर बाद खुद ममता बनर्जी, खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंच गई। और करीब 20 मिनट बाद जब ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर के बाहर आई तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी जिसमें कई दस्तावेजों के साथ साथ लैपटॉप और मोबाइल भी था। अब इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक सीनियर ईडी अधिकारी ने उनसे बात करते हुए दावा किया कि जब उनकी टीम तलाशी ले रही थी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, डीजीपी और स्थानीय पुलिस बल की एक टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गई और प्रतीक जैन की फाइलें, लैपटॉप और मोबाइल फोन खुद ले गई। हालांकि ये बात खुद ममता बनर्जी भी बाहर आकर मीडिया के सामने कह रही थी। सुनिए। Collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister? Because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. तो आज एक तरफ राजधानी दिल्ली में बंगाल की सियासत को लेकर के ये गहमागहमी रही। ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतरी और कुल मिलाकर के बंगाल पूरे तरीके से गर्मा दिया। गृह मंत्रालय के बाद प्रदर्शन था, वहीं उसके बगल में ही हम ये कह सकते हैं एक और जो दूसरी सियासी सरगर्मी थी वो चल रही थी। वो है हमारी सेकंड स्टोरी। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी यादव और बेटी मीसा और हेमा पर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने इस मामले में लालू परिवार समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। फैसला सुनाने के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बेहद सख्त टिप्पणी की। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार ऐसा लगता है कि आपराधिक गिरोह की तरह, सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था। उनकी ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में जैसे सियासी भूचाल आ गया। क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे थे तो स्वाभाविक दुर्गति है यह। राजनीति को व्यवसाय बना लिया, नौकरी के बदले जमीन लेना, अपने परिजन को भी नहीं बख्शा, तो बहुत लेट हुआ है जुडिशियल प्रोसेस में। हम उम्मीद करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने में जितना तेजी से सुनवाई होगा वह आम जनों को सुकून देगा। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक किसी को नहीं बख्शा। तो अब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट से गंभीर संदेह के आधार पर एक बड़ी साजिश का खुलासा होता है। साथ ही कोर्ट ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों समेत आरोपियों की ओर से दायर बरी किए जाने की याचिका को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया। बेहद सख्त टिप्पणी की, कहा कि आरोपी भूमि हड़पने के लिए एक संगठित आपराधिक समूह की तरह, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की तरह काम कर रहे थे। माना जा रहा है कि कोर्ट के आज के फैसले ने लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीन ले ली गई थी। यह जमीन लालू परिवार और उनके करीबी लोगों के नाम कराई गई। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने आज क्या स्पेसिफिक तरीके से कहा। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुबह सुबह गहमा गहमी रही। लालू राबड़ी को छोड़ अन्य सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए।
जब विशेष न्यायाधीश विशाल गोरके ने अपना फैसला सुनाया तो सभी के चेहरे उतर गए। कोर्ट ने सख्त लहजे में फैसला सुनाते हुए आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय किए, जबकि कोर्ट ने 52 लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट के ऑर्डर को रीड करके हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, तब कोई एक्शन आपको बताएंगे और प्रॉपर आपको जानकारी दी जाएगी कोर्ट के थ्रू। सर किन धाराओं में चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसके बारे में करें। अभी इस पर कोई नहीं, आपको जुडिशियल ऑर्डर है वो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। ठीक है। सीबीआई ने इस मामले में कुल 103 आरोपियों के खिलाफ चार्ज आरोप दायर किया था। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है, लेकिन लालू परिवार का कोई भी सदस्य इससे बच नहीं पाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों और चार्जशीट पर विचार करते हुए कहा, प्रथम दृष्टया सीबीआई द्वारा पेश किए गए तथ्यों और दस्तावेजों से ये संकेत मिलते हैं कि मामले में जांच योग्य गंभीर आरोप हैं, जिन्हें ट्रायल में परखा जाना चाहिए। सीबीआई की जांच में लालू परिवार पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। ये केस सिर्फ अनियमित नियुक्तियों का नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक साजिश का है, जिसे रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में अंजाम दिया गया। लालू परिवार पर आरोप केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। यहाँ जमीन के ट्रांसफर, कीमतों में असमानता, परिवार करीबियों के नाम संपत्तियां और उनसे जुड़े कारोबारी लेन देन भी हुआ है। इन सब का आपसी संबंध जांच का विषय है। क्या करना है? कोर्ट में आप लोग आज चार्ज फ्रेम हुआ सर, कुछ बोलना चाहेंगे सर से? लड़ाई लड़ेंगे हम। अदालत के अनुसार सीबीआई के दस्तावेज ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि नौकरी और जमीन के बीच कथित लेन देन हुआ है। कोर्ट ने सीबीआई को प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को तय की। अदालत ने जांच एजेंसी को ये भी कह दिया कि शेष आरोपियों के खिलाफ आवश्यक अनुमतियां लेकर मामले को आगे बढ़ाया जाए, ताकि ट्रायल में अनावश्यक देरी ना हो। आरोप तय होने के बाद आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जो लोग राजनीतिक लड़ाई हमारे विरोधी लालू जी से नहीं लड़ पा रहे परिवार से, तो वो इसी तरह से फंसा रहे हैं। ये 3 दशकों से ज़्यादा समय से चल रहा है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के जयकारों से। सत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। न्याय मिलेगा, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। देर है अंधेर नहीं है। लेकिन ये जो जांच एजेंसियों के माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। बंगाल में क्या हो रहा है? जांच एजेंसियों पर, ईडी पर तो कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए हैं। ये तो सबको पता है कि आज इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। सभी आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2), 13(2) और 13(1)(d) के तहत चार्ज फ्रेम किए गए। इस केस पे सीबीआई आपराधिक मामलों की जांच कर रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से अलग चल रहा है। सीबीआई ने इस मामले में दायर आरोप पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप पत्र में लालू और उनके परिजनों पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें पहला आरोप ये है कि रेल मंत्री रहने के दौरान लालू यादव ने रेलवे के ग्रुप डी पदों पर 12 लोगों की भर्ती के बदले अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन के 7 प्लांट ट्रांसफर करवाकर आर्थिक फायदा लिया। दूसरा आरोप है कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए बिना किसी विज्ञापन के इन लोगों को रेलवे में नौकरी दी थी। तीसरा आरोप है कि कैंडिडेट्स के कुछ आवेदनों में गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई गई थी और आश्चर्यजनक रूप से संबंधित एप्लीकेशन मिलने की तारीख के 3 दिन के अंदर ही उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई थी। न्यायालय का काम है, न्यायालय तय कर रहा है। न्यायालय में जो चार्जशीट दाखिल किया गया उस पर कार्रवाई न्यायालय करेगा। वहीं रेलवे के कई अन्य जोन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जबलपुर और वेस्टर्न रेलवे मुंबई में भी इन लोगों को बिना पूरे पते के ही नियुक्ति दे दी गई थी। सीबीआई ने आरोप पत्र में ये भी दावा किया है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उनके करीबी भोला यादव ने गांव में जाकर कहा था कि उनके परिजनों को नौकरी दिलाने के एवज में अपनी अपनी जमीन लालू परिवार के नाम कर दीजिए। लालू परिवार के नाम जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने दावा किया है कि उन्हें लालू परिवार ने नकद में भुगतान किया था। आरोपों के मुताबिक ये पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई थी, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। इस दौरान अलग अलग जोनों में बिहार के लोगों को ग्रुप डी पदों पर नौकरी दी गई। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित रेलवे जोन में दी गई।
आरोप है कि इसके बदले में इन व्यक्तियों या उनके परिवारों ने अपनी जमीन तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम कंपनी को दे दी थी। इस कंपनी को बाद में लालू यादव के परिवार के सदस्यों ने अपने कब्जे में ले लिया। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल की। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ थी। कम पैसों में जमीन लेने के बाद ज्यादातर केसों में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। खास बात यह है कि इस दौरान लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले ही जमीन ट्रांसफर की गई और अधिकांश मामलों में गिफ्ट डीड तैयार कर ली गई थी। इस मामले की प्रारंभिक जांच 2021 में शुरू हुई थी। CBI ने इस मामले में मई 2022 में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। तो लालू परिवार के 4 बच्चे तो राजनीति में हैं, जिसमें रोहिणी आचार्य के अलावा 3 ट्रायल स्टेज पर पहुंच गए हैं। अब अदालत में सबूत, गवाही और बहस के बाद इस केस में आरोपियों को या तो सजा होगी या रिहाई। माना जा रहा है कि मामले में स्पीडी ट्रायल होगा और केस के फैसले में बहुत लंबा वक्त समय नहीं लगेगा। आपको बताते हैं कि लालू राबड़ी के अलावा उनके 4 बच्चों पर इस मामले में कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं। लालू पर रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। साथ ही चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर अपने प्रभाव का दुरुपयोग का है। उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उन पर भी नौकरी के बदले में जमीनों का लाभार्थी बनने का, साथ ही फ्रंट बेनिफिशियरी AK इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बनाई थी उसमें डायरेक्टर बनने का, तेजस्वी यादव पर शेल कंपनी से जुड़े 4 करोड़ की जमीन लेने का आरोप है। वो ट्रांजैक्शन बाकायदा कोर्ट में दिखाया गया है। साथ ही परिवार के लिए जमीन मैनेज करने का, लाभ लेने का, उसमें भूमिका निभाने का यह भी आरोप है। तेज प्रताप, उन पर जमीन सौदेबाजी में हिस्सेदारी होने का आरोप है। हालांकि उनके नाम सीधे जमीन ट्रांसफर करने का जिक्र नहीं है चार्जशीट में, बल्कि परिवार के सामूहिक लाभ में हिस्सेदारी का आरोप है। ईडी की चार्जशीट यह कहती करीब 4 करोड़ की जमीन लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती के नाम है। सबसे छोटी बेटी जो है हेमा यादव, उन पर जमीन खरीदने और बेचने दोनों में भूमिका रही है। वो ये आरोप लगा है। आरोप में जो धाराएं लगाई गई है उनमें 2 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है, मिनिमम 2 उसके ऊपर। आरोप साबित हुए तो परिवार के लोग न सिर्फ जेल जाएंगे बल्कि एक समय तक चुनाव जो है वो नहीं लड़ सकते, अयोग्य हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उससे संसदीय या फिर जो विधायी पद होता है वो तो छीन ही लिया जाता है, लेकिन आगे उसे सजा काटने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। आरजेडी की राजनीति इस समय तेजस्वी यादव के हाथों में है। तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर है और वो अपनी पार्टी JJD बना ली है उन्होंने। मीसा जो है वो लोकसभा सांसद है, राबड़ी विधान परिषद की सदस्य है, जबकि हेमा यादव राजनीति में नहीं है।